देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी करने जा रही है एक बड़ा आंदोलन। दोस्तों कौन से मामले को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा और क्या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए और भी नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। के साथ में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की खेल की नीति को बुरी तरीके से लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। बताएंगे ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ी ने ही पूरी तरीके से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के अंदर भी एक और बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसी के साथ में खाप पंचायत की ओर से एक साथ राष्ट्रपति को लिखा गया है लेटर। बताएंगे कौन कौन सी बड़ी मांगे की गई है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने बेल को लेकर दिया है एक ऐसा बयान जिसके बाद कई सारे लोगों के जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में 2 बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से पैरोल दिया गया है दोस्तों। बताएंगे चुनाव से जुड़ा क्या है पूरा मामला। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हिंडनबर्ग के द्वारा सेबी के चेयरपर्सन को लेकर किए गए खुलासे के बाद या तो इस्तीफा होना चाहिए वरना संसद के अंदर जेपीसी का गठन होना चाहिए, पूरे मामले पर जांच की जानी चाहिए। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में वी वांट इन्वेस्टिगेशन जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सभी महासचिवों, राज्य इकाई के प्रमुखों और पार्टी के राज्य प्रभारियों के साथ साथ कई और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के अंदर सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे के साथ साथ कैंपेन को लेकर चर्चा की गई है। खड़गे की बैठक के बाद बताया गया है कि पार्टी बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, अनियंत्रित मुद्रास्फीति यानी लगातार बढ़ती महंगाई और किसान जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर देश भर के अंदर कैंपेन करेगी। अडानी और सेबी के मुद्दे को लेकर भी जेपीसी की मांग की जा रही है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी सदन की कार्रवाई को शुरू नहीं किया है। फ्राइडे तक के लिए यानी शुक्रवार तक के लिए मामले को टाल दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है दोस्तों। पार्टी के नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 22 अगस्त को पूरे देश भर के अंदर लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और जेपीसी के गठन की मांग करेंगे। सेबी अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाना सबसे पहला डिमांड है। इसके बाद इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए संसद के अंदर जेपीसी का गठन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े नेताओं से स्पष्ट तौर पर 22 तारीख को बड़ा आंदोलन करने के संकेत और आदेश जारी कर दिए गए हैं। साफ तौर पर दोस्तों इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और उससे पहले शुक्रवार को सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तब देखते हैं किस तरीके का माहौल रहेगा। क्या विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर फुल फ्लैज अटैक किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर सारे नेता मिलकर एक साथ सवाल खड़ा करेंगे और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ राहुल गांधी बीते दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो मीडिया वालों ने उनसे रोककर कई सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो अडानी के मामले को लेकर एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सेबी और अडानी के नेक्सस के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने जा रही है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अडानी और सेबी के बीच में जो नेक्सस है यानी आपसी गठजोड़ है उसके समर्थन में बोलेगा तो उसको एंटी नेशनल कहा जा सकता है, यानी वो राष्ट्रद्रोही है जिसने अडानी और सेबी के नेक्सस पर समर्थन करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को उसी के भाषा में जवाब दे रहे हैं आदित्य ठाकरे। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। कि आपको भी लगता है कि जो अडानी और सेबी के नेक्सस पर समर्थन कर रहे हैं और पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जगह आंख बंद करके सेबी और अडानी को समर्थन कर रहे हैं तो वो देशद्रोही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बैडमिंटन की प्लेयर है अश्विनी पोनप्पा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार की बुरी तरीके से पोल खोल दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग बीते दिन साइना नेहवाल का वीडियो काफी शेयर कर रहे हैं जिसमें साइना नेहवाल कह रही है कि 2012 के बाद 13-14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से लगातार स्पोर्ट के लिए अच्छे काम किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये केवल एक परसेप्शन है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मेडल टैली की बात करेंगे तो पहले कांग्रेस पार्टी के शासन काल के दौरान भी 6 के आसपास मेडल मिले थे, जो इस बार भी 6 के आसपास ओलंपिक में मेडल मिले हैं। तब तो एक गोल्ड मेडल भी मिला था, इस बार तो ना गोल्ड मिला है और सिल्वर भी मात्र एक ही मिला है दोस्तों। वो भी उनको सिल्वर मिला है जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान आंकड़ा में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है दोस्तों। बल्कि जब देश आगे की ओर बढ़ता है तो उनके मेडल ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एकदम सैचुरेशन से आ गया है। जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में पीक नंबर हुआ करता था यानी सबसे बेहतरीन नंबर था, उसी के आसपास इस बार भी ओलंपिक का रिजल्ट रहा है। तो नरेंद्र मोदी के शासन काल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। लेकिन साइना नेहवाल की ओर से बार बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि उन लोगों को तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब ओलंपिक में जाने वाली अश्विनी पोनप्पा ने एक बड़ा दावा किया है। बैडमिंटन की खिलाड़ी है अश्विनी पोनप्पा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की नींद उड़ा दी है दोस्तों। उन्होंने द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग स्पेशल कोच की मांग कर रहे थे लेकिन हमारी मांगे नहीं
मानी गई। और इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि फाइनेंशियल हेल्प भी मांगा गया था ओलंपिक की प्रिपरेशन को लेकर, यानी 2024 का इस साल का जो ओलंपिक हुआ है उसके लेकर पैसे की भी मांग की गई थी, समर्थन की भी मांग की गई थी। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं दिया गया। ये बयान किसी कांग्रेस पार्टी के समर्थक या इंडिया गठबंधन के पार्टी के समर्थक ने नहीं दिया है, बल्कि एक बैडमिंटन की प्लेयर अश्विनी पोनप्पा ने दिया है। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है देश के खिलाड़ियों को, और यही बड़ा कारण है कि देश के अंदर मेडल नहीं आ पा रहे हैं उस तरीके से जो भारत की जनसंख्या है उसके प्रोपोर्शनल में मेडल नहीं आ पा रहे हैं, जबकि चाइना के द्वारा मेडल टैली पर 1 या 2 नंबर के स्थान पर फिनिश किया जाता है। दोस्तों भारत के लिए काफी बुरी खबर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्रालय को डिफेंड करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अश्विनी पोनप्पा ने एकदम सही कहा है और उन्होंने सच्चाई बोली, और कहीं ना कहीं अब उनके पीछे ही ये लोग पड़ेंगे जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता को सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अश्विनी पोनप्पा के खिलाफ अब कैंपेन चलाया जाएगा और ये इनकी पुरानी आदत रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अश्विनी पोनप्पा ने एकदम सही बोला है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वी सपोर्ट अश्विनी पोनप्पा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा वरिष्ठ नेता शामिल ना हो। दोस्तों एक और बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मास्टर जोगी राम ने, जो फॉर्मर एमएलए हैं कालायाट सीट से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई है, यानी पूर्व विधायक भी लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। साथ साथ झारखंड के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में खत्म हो गई है। दोस्तों झारखंड के अंदर भी अब चुनाव की तैयारियां तेज है। आज की बैठक में 37 सीटों पर चर्चा हुई। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसके बाद 2 सिटिंग एमएलए भी अब पार्टी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इस बैठक के बाद अब पार्टी की ओर से 33 सीटों की डिमांड की जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और एक सरयू राय की पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है। दोस्तों स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अगले 24 और 25 अगस्त को प्रदेश का दौरा करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर प्रारंभिक चर्चा की जाएगी। अगले चुनाव में कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ स्वैपिंग पर भी चर्चा होगी। 20 अगस्त झारखंड में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी एक यात्रा भी शुरू करने जा रही है। कुल मिलाकर झारखंड के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोर शोर से दिखाई देने लगी है। दोस्तों साथ साथ नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे का एक मौन रखा था और ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौरान मीडिया वाले भी उनको कवर करने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले जानबूझकर ये हरकतें की जा रही है ताकि वोटों को रिझाया जा सके। हालांकि दोस्तों लोगों ने रिजल्ट एकदम बीजेपी के खिलाफ दे दिया। अब इसे लेकर आरटीआई में एक बड़ा दावा सामने आया है। आरटीआई की जानकारी देते हुए बीबीसी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के कन्याकुमारी में ध्यान के दौरान भी सरकारी काम कर रहे थे, यानी आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उस दौरान भी नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि अगर कोई नेता या कोई कर्मचारी 45 घंटे तक ध्यान लगाकर बैठा हुआ है तो इसमें सरकारी काम कौन सा हो रहा है। कुल मिलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का यह पूरा एक प्रोग्राम है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते, यह पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है भारत के अंदर और सुनियोजित तरीके से गोदी मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है। अब आरटीआई में ये जो खुलासा हुआ तो कॉमन सेंस है कि 45 घंटे उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, तो फिर ये कौन सा सरकारी काम है जो उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि ध्यान लगाना कब से सरकारी काम हो गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अडानी, विनोद अडानी और सेबी को लेकर एक पूरे डिटेल में डायग्राम से समझाया गया है कि माजरा क्या है। दरअसल दोस्तों अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर यह डिटेल में जानकारी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने इन्वेस्ट किया था 2015 में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर, जो फंड ऑपरेट किया जाता है आईआईएफएल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और आईपीई प्लस फंड को भी वो ऑपरेट करते हैं। और अडानी के भाई विनोद अडानी ने एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 2010 में बनाया था। उसने अगस्त 2013 को ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में सब्सक्राइब किया था, उसी फंड में जिसमें माधवी और धवल के पैसे इन्वेस्टेड है। दोस्तों यानी विनोद अडानी और सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच का जो इन्वेस्टमेंट है दोनों ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में आकर मिलते हैं, जो साफ तौर पर यह संकेत है कि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल का यह पूरा मामला है। दोस्तों कुल मिलाकर इंडियन एक्सप्रेस में डायग्राम के माध्यम से यह पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कई सारे लोग जो जेल में बंद है उनकी रिहाई का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह कानून सिद्धांत है। यूएपीए जैसे स्पेशल केस में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। जिन मामलों में जमानत मिलनी चाहिए अगर अदालतें उनमें बेल देने से मना करेंगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, यानी भारत के संविधान का उल्लंघन होगा, लोगों के हितों, लोगों के राइट्स का उल्लंघन होगा। दोस्तों जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि उनके द्वारा की गई यह टिप्पणी साफ तौर पर एक संकेत देती है कि आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के इस आदेश का इस्तेमाल करके कई सारी याचिकाएं दाखिल की जाएगी। दोस्तों जिसमें उमर खालिद से लेकर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जेल में बंद किया गया और उनके ऊपर कोई फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। यूएपीए के तहत जेल में बंद किया गया है और अब तक ट्रायल नहीं पूरा हुआ है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, या तो उनके पास सबूत नहीं है या फिर जानबूझ के मामले को टालने के प्रयास किए जा रहे हैं और ट्रायल को ही पनिशमेंट के तौर पर रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि या तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सबूत दिखाना चाहिए या फिर जमानत मिलनी चाहिए
चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। कोर्ट ने भी इसी तरीके की टिप्पणियां की है। साथ साथ दोस्तों 255 दिन के बाद फिर से जेल से बाहर आ गए बाबा राम रहीम। आपको बता दें कि बाबा राम रहीम पर हत्या के साथ साथ रेप के गंभीर आरोप है दोस्तों, और इसीलिए 20-20 साल के 2 सजा काट रहे हैं। और ऐसे में 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन का पैरोल दिया गया था। एक दिन का पैरोल 21 मई 2021 को भी दिया गया। 7 मई 2022 को 21 दिनों का पैरोल दिया गया। इसके बाद जून 2022 में 1 महीने का पैरोल दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 14 को 2022 में 40 दिनों का पैरोल दिया गया। 21 जनवरी 2023 को 40 दिनों का पैरोल दिया गया। 20 जुलाई 2023 को 30 दिनों का पैरोल दिया गया। 21 नवंबर 2023 को 21 दिनों का पैरोल दिया गया। 20 जुलाई 2023 को 30 दिनों का पैरोल दिया गया। 21 नवंबर 2023 को भी 21 दिनों का पैरोल दिया गया। फिर 9 जनवरी 2024 को 50 दिनों का पैरोल दिया गया। 12 अगस्त 2024 यानी 2 दिन पहले 21 दिनों का पैरोल दे दिया गया है दोस्तों। और क्योंकि अब हरियाणा के इलेक्शन होने वाले हैं और बाबा राम रहीम से जुड़े हुए हैं लाखों लोग, तो क्या उन वोटों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लाने के लिए ये पैरोल और पैरोल दिए जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पैरोल और पैरोल दिए जाना मामला काफी गंभीर है। पैरोल देने का काम सरकार का होता है, किस आधार पर सरकार ने यह पैरोल दिया है, यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और जो कॉमन सेंस है वो तो यही है कि हरियाणा के चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा किया गया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उतरकर राजनीति की जा रही है। गंभीर मामलों में जेल में बंद थे बाबा राम रहीम। इसी के साथ में विनेश को भारत रत्न देना चाहिए। खाप पंचायतों ने सरकार से मुहर लगाई है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है दोस्तों। हरियाणा में एकजुटता देखने को मिल रही है। शासक कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने इस केस की सीबीआई से जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सभी बयान 10 बजे तक सौंप दिए जाएं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद देश भर के अंदर चिकित्सकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार पर कई सारे सवाल है। साथ साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली के अंदर फिर अपनी मनमर्जी दिखाई है और दिल्ली सरकार का आदेश मानने को डिपार्टमेंट तैयार नहीं है दोस्तों। अमूमन ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों के सारे फैसले डिपार्टमेंट को मानना पड़ता है, लेकिन अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को इलीगल बता दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जेल से ही आदेश जारी किया गया था और कहा गया था कि वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जगह आने वाले 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे पर मंत्री आतिशी झंडा फहराए। जीएडी ने केजरीवाल के फैसले को लीगली इनवैलिड बता दिया है दोस्तों। आतिशी की जगह किसी और मंत्री को झंडा फहराने की इजाजत दी गई है, यानी केजरीवाल के आदेश को मानने से इंकार कर दिया गया है दोस्तों। इस पर आतिशी मार्लेना काफी ज्यादा भड़क गई। उन्होंने कहा कि एलजी के ऊपर निशाना साधते हुए कि नए वायसराय आए हैं, वो तिरंगा फहराना चाहते हैं। सरकार के लोगों को तिरंगा फहराना नहीं देना चाहते, बल्कि खुद फहराना चाहते हैं। एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार होता है। आतिशी ने आगे कहा कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए तिरंगा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था, वो अपनी मर्जी से शासन चलाया करते थे। आज भी दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। यानी एलजी से अंग्रेजों जैसा व्यवहार देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के लोग काफी नाराज है। साथ साथ आसाराम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बड़ी राहत मिली है दोस्तों। राजस्थान के अंदर आसाराम को इलाज के लिए 7 दिनों का पैरोल दे दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का हालांकि यह फैसला है, लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सही कदम उठाती तो फैसले को चुनौती देती, लेकिन अभी कोई चुनौती की खबर सामने नहीं आ रही है। तो क्या बीजेपी इनडायरेक्ट तरीके से पैरोल दिए जाने का समर्थन करती है? उनको जवाब देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट राजू तिवारी ने कहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव की 38 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इस बार ज्यादातर सीटों पर दावा किया जा रहा है चुनाव लड़ने का। 38 सीटें देना तो लगभग असंभव है अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ती है दोस्तों, क्योंकि अगर जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम पार्टी को मिनिमम 5 सीटें तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 110 पर लड़ेगी, तो बाकी 28 सीटें बचती है जिस पर चिराग पासवान की एलजेपी आरवी लड़ सकती है। हालांकि 28 सीटें तब बचेगी जब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटें कम लेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों 110 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मिनिमम। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि सीट के नाम पर मात्र 18 सीटें बचेंगी जिस पर एलजेपी के लोग लड़ पाएंगे, और 18 सीटें भी शायद मुश्किल है कि उनको मिलेगा, क्योंकि इसमें अन्य पार्टियों की भी हिस्सेदारी हो सकती है, कई और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहन के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं। बता दें कि बारामती लोकसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। हालांकि सुप्रिया सुले यहां से चुनाव जीत गई, तो शायद अब अजित पवार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर वो चुनाव जीत गए होते, यानी उनकी पत्नी चुनाव जीत गई होती और सुप्रिया सुले चुनाव हार गए होते, तो शायद वो इस तरीके की बातें नहीं करते। उनको अचानक से अब अपनी बहन की याद आने लगी है। साथ साथ दोस्तों पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगी। जस्टिस हिमा कोहली और
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ साथ ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण देश बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये ज्यादा लंबा समय चलने वाला नहीं है। अब देश को इन लोगों से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ना कि किसी सरकार के कार्यकर्ता। अल्लाह सब देख रहा है और वे सत्ताधारी यानी सत्ताधारी सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के कारण बुरे दौर से देश गुजर रहा है। मुसलमानों को निराश ना होने की सलाह देते उन्होंने कहा कि जल्द ये दौर खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने चिनाब घाटी के अंदर सप्ताह भर के दौरे के लिए 3 दिन डोडा जिले के मलिकपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बातें कही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना कैंपेन जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा और लोगों से सोशल मीडिया के अपने डीपी में तिरंगा लगाने की मांग की जा रही है। दोस्तों ऐसे में एक बड़ी अपडेट यह है कि बिहार के पूर्व मंत्री और नेशनल प्रेसिडेंट विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने अपनी डीपी को बदला है। उन्होंने तिरंगा लगाया है। जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है उसी के तहत ये झंडा लगाने का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों इसके बाद तरह तरह की डिबेट और यहाँ तक की चर्चा चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी जो झंडा डीपी में लगा रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन एक गेस्चर को इस तरीके से देखा जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विनेश फोगाट को लेकर किसी भी वक्त अब सीएएस का फैसला आ सकता है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है क्योंकि जो नियम है वो उनके पक्ष में है, तो उनको मेडल दिया जाएगा, सिल्वर मेडल दिया जाएगा। ऐसे में सवाल लोगों के मन में यह है कि अगर ये निर्णय सीएएस का निर्णय विनेश फोगाट के समर्थन में आता है तो क्या इसे भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लगाए गए वकील हरीश साल्वे की जीत बताई जाएगी या फिर इंडिया ग्लोबल इमेज को जीत का कारण बताया जाएगा और मोदी के व्यक्तिगत दखल देने के बाद ऐसा हुआ, इस तरीके के क्लेम किए जाएंगे। और आईओसी के जो चेयरपर्सन है पीटी उषा, क्या उनको क्रेडिट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही निर्णय समर्थन में आएगा वैसे ही विनेश फोगाट को लेकर सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों को दिया जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इसी तरीके की तैयारी चल रही होगी? लिखकर अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा भाजपा की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सच ये है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त की गई बीसी सखियों को सिर्फ 405 रुपए प्रति माह का मानदेय मिल रहा है। ये मानदेय नहीं अपमानदेय है और कोई सरकार होती तो उससे अधिक राशि की मांग भी कर सकते थे। कृपया प्रति माह को प्रतिदिन मानकर पढ़ने का महाभूल ना करे। यानी दोस्तों एक महीने में जाकर 405 रुपए मात्र दिए जा रहे हैं बीसी सखियों को। और जो ये नियुक्तियां हुई है इसे लेकर अब कई सारे सवाल भी हैं कि इन नियुक्तियों के बावजूद उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर उनके नियुक्तियों का फायदा ही क्या है? प्रति माह 405 रुपए एक तरीके से अपमान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से लोगों का अपमान करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार की अपने नंबर्स बढ़ा लेती है कि उन्होंने इतने रोजगार दे दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत तो अब अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेताओं ने लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए हैं। शासक कन्हैया कुमार कई दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी कमेटी की बैठक में नजर आए हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद कन्हैया कुमार एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के एक और कारनामे और कांड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हर्ष ने अपने भाई के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई और नोएडा के नैनीताल बैंक का सर्वर ही हैक कर लिया और 17 करोड़ रुपए इस कंपनी के खाते में बैंक से ट्रांसफर कर दिए गए। हर्ष का भाई शुभम बंसल भी सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अभी फरार चल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार वापसी के लिए इन्होंने पोस्टर लगाए थे। इसमें लिखा था फिर एक बार मोदी सरकार, दिल्ली की एक ही पुकार, दिल में मोदी दिल्ली में मोदी। हर्ष बंसल नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दादरी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर। फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी सरकार लाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता इतना बड़ा फ्रॉड निकला है दोस्तों कि पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि 17 करोड़ रुपए एक सेकंड में उड़ा लिए गए हैं। साथ साथ इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सामने इस बार आरएसएस से जुड़े हुए संगठन मुस्लिम मंच के माजिद तालीकोटी मैदान में थे, जिनको मात्र 78 वोट मिले हैं, जबकि इस समय सलमान खुर्शीद को 100 से ज्यादा वोट मिल गए थे दोस्तों। कुल मिलाकर इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष के तौर पर सलमान खुर्शीद फिर से जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस की पार्टी की नेत्री के कविता और अन्य की न्यायिक हिरासत मंगलवार 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों की न्याय हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश होने के बाद हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले रवि राणा ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन सरकार चुनाव हार जाता है तो लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं वो सारे वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद सुप्रिया सुले की ओर से कहा गया कि आप पैसे वापस लेकर दिखाओ तब पता चल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो योजना लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साफ तौर पर इस योजना का केवल एक ही काम है कि वोट जैसे तैसे लिए जाए और उसके बाद इस योजना को वापस से बंद कर दिया जाए। लोगों को समझ में भी आता है, लोगों ने मान रखा है कि ये वोट के लिए ही है पूरा मामला और भारतीय जनता पार्टी को
को सपोर्ट करने वाले लोग भी अब खुलकर बोलने लगे हैं, तो अब मैसेज दूर तक पहुंच गया है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को रवि राणा के बयान से दूर कर रही है। साथ से एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे का अगला दौरा 22 से 29 अगस्त तक विदर्भ के अंदर होने वाला है। फिर यहाँ भी कई सारे उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों रवि राणा को एक कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। महायुति गठबंधन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अमरावती में, लेकिन इस बैठक के अंदर नहीं बुलाया जाना साफ संकेत है कि लड़की बहन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की पोल उन्होंने खुद खोल दी है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।